साउंड हमारी डेली लाइफ में हम बहुत तरह के साउंड सुनते हैं। ठीक है, गाड़ियों का हॉर्न, टीवी से आने वाला म्यूजिक, एफएम से भी म्यूजिक आता है वो भी सुनते हैं। डॉग बार्क करता है, ठीक है, कोई चीज गिरती है उसका साउंड, हवा चलती है उसका साउंड। तो हम लोगों को ना एक तरह की सेंस मिल जाती है, हमें पता पड़ जाता है हमारी सराउंडिंग का। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो आपको साउंड आ जाएगा। सड़क पे एक्सीडेंट हुआ, आप घर के अंदर बैठे हो तो आपको साउंड आएगा। फिर आपके रिस्पॉन्स टाइम बहुत तगड़ा हो जाता है, भागते हुए जाते हैं देखने। कॉलोनी में बारात आ जाए, उसका साउंड कि भाई किसकी उठ रही है, मतलब बारात, उसका साउंड। सो साउंड ना हमें एबल बनाता है कि हम हमारी सराउंडिंग को और अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। बनाता है ना, जैसे आइज बनाती है, आइज हमें विजिबिलिटी की पावर देती है, साउंड हमें सुनने की एबिलिटी देता है। ठीक है, और साउंड की वजह से हमें और ज्यादा चीजों का पता पड़ता है। हम किसी मेटल की चीज को बजा के देखते हैं कि ये मेटल है क्या, वुड को बजाएंगे उसमें मेटल वाली आवाज नहीं आएगी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces the sensation of hearing in our ears. साउंड एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि हमारे ईयर्स में सुनने की सेंसेशन प्रोवाइड करवाता है, मतलब हमें सुनाता है। आसान सी बात है। एनर्जी की ना बहुत सारी फॉर्म्स हम लोगों ने ऑलरेडी देखी हुई हैं, जैसे लाइट एनर्जी, विंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। उनमें से एक साउंड है। तो बाकी एनर्जीज की तरह साउंड भी एनर्जी के रूल्स को फॉलो करेगी। एनर्जी का रूल क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो कोई बना सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। मतलब साउंड भी बनाया नहीं जाता, साउंड किसी ना किसी दूसरी फॉर्म से कन्वर्ट करके प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे पेपर है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको स्ट्राइक करता हूं तो आपको साउंड सुनाई देता है। मैंने कौन सी एनर्जी लगाई? मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लगा रहा हूं ना मैं, फिंगर से आ रही है मेरी काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हो गई? साउंड। साउंड भी दूसरी एनर्जीज की तरह ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एग्जीक्यूट करता है या फॉलो करता है। आसान सी बात है। अब साउंड किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है या कौन सी चीज है जो साउंड को प्रोड्यूस करती है? जनरली जो चीजें वाइब्रेट करती हैं वो सारी चीजें साउंड प्रोड्यूस करती है। जैसे आपको हवा की आवाज आ रही है, हवा जब चलती है तो आपको उसकी आवाज आती है। एक्चुअल में तब आपके आसपास की एयर वाइब्रेट कर रही होती है, उसकी आवाज आती है। जब कोई पर्सन तबला बजाता है तो वो क्या वाइब्रेट करता है? तबले की मेम्ब्रेन। जब कोई पर्सन गिटार बजाता है तो क्या वाइब्रेट करता है? गिटार की स्ट्रिंग्स। इवन फ्लूइड के अंदर जो एयर ट्रैप होती है वो वाइब्रेट करती है। तो साउंड जनरली प्रोड्यूसेस बाय वाइब्रेशन। कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि साउंड स्क्रैचिंग से भी प्रोड्यूस होती है और नॉकिंग से भी प्रोड्यूस होती है। ऑब्वियसली बात है, मैं किसी भी चीज को अगर नॉक करूंगा या हिट करूंगा तो टेक्निकली मैं उसकी सरफेस को वाइब्रेट ही तो कर रहा हूं। अगर मैं स्क्रैच करूंगा तो स्क्रैच करते टाइम पे भी मेरे नेल्स और इसके सरफेस के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट ही तो कर रहे हैं। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज एवरी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस दिस साउंड। आसान सी बात है। हम जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बीइंग या डॉग्स या कैट्स, जितने भी एनिमल्स हैं, हमारा साउंड थोड़ा उन सबसे अलग है क्योंकि हम प्योरली लैंग्वेज बोल पाते हैं। हमारा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए भी वाइब्रेशन ही रिस्पॉन्सिबल है। हमारे वोकल कॉर्ड में दो लेयर्स होती हैं या दो पतली पतली मेम्ब्रेन्स होती है जिनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। अब जब इसके अंदर से जाने वाली एयर को चेंज करा जाता है, और चेंज कैसे करते हैं हम लोग? जब बोल रहे हैं ना तो हम इसके अंदर से जाने वाली एयर की क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं। तो ये दोनों मेम्ब्रेन आपस में ऐसे क्लैप करती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। बट ये क्लैपिंग का साउंड थोड़ा अलग है, और हमारे अंदर जो क्लैपिंग हो रही है उसकी वजह से अच्छे अच्छे सिंगर्स भी पैदा हो गए। ठीक है, सो साउंड प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेशन। इतनी बात क्लियर है कि साउंड हमेशा वाइब्रेशंस की हेल्प से ही प्रोड्यूस होता है। बट एक बार साउंड प्रोड्यूस हो गया तो उसे आगे भी बढ़ना है जिंदगी में, उसको चलना है और आप तक पहुंचना है, मतलब ऑब्जर्वर तक पहुंचना है। तो साउंड को आगे बढ़ना है, इस बात को हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड। प्रोपोगेशन का मतलब साउंड का आगे बढ़ना मीडियम में और स्प्रेड हो जाना। पर यहां पे एक चीज आती है, मीडियम। मीडियम वो जगह है जहां से साउंड जा सकता है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं जाएगा। तो यहां पे सबसे पहली चीज जो आती है, दैट साउंड नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट।
साउंड कैन नॉट प्रोपोगेट विदाउट एनी मीडियम, मतलब साउंड को आइदर सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये तीन मीडियम में से कोई ना कोई एक चाहिए। अगर आप वैक्यूम में चले जाओ, वैक्यूम मतलब स्पेस, स्पेस में ना कोई मीडियम नहीं होता, वहां चले जाओ, वहां जाके आप कितना भी चिल्लाओ, आपका साउंड किसी को सुनाई नहीं देगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर अर्थ पे भी हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर दें एक चैम्बर के अंदर और वहां पे हम साउंड प्रोड्यूस करें तो साउंड सुनाई नहीं देगा। 8th क्लास की बुक में ना एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें एक कंटेनर लिया हुआ था, उस कंटेनर को ऐसे ऊपर से पैक करके यहां पे कॉक लगा के एक इलेक्ट्रिक बेल को इसके अंदर से ऐसे निकाला हुआ था, याद आया? और यहां पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप का काम क्या है? इसके अंदर से एयर को बाहर निकालना। तो जब तक इसके अंदर एयर होती है तब तक आपको साउंड सुनाई देता है, क्योंकि इसके अंदर एयर के पार्टिकल्स हैं जो कि साउंड को आगे प्रोपेगेट करवाने में हेल्प करवाएंगे। पर जब इसके अंदर की एयर को पंप आउट कर लिया जाता है, किसकी हेल्प से? वैक्यूम पंप की हेल्प से। वैक्यूम पंप का काम यही है, एयर को निकाल लेना किसी जगह से, तो आपको साउंड आना बंद हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो मीडियम इनसाइड दिस चैम्बर, राइट? तो साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट। अब साउंड को मीडियम चाहिए प्रोपोगेट करने के लिए, बट उस मीडियम में साउंड आगे कैसे बढ़ता है? हम लोग मीडियम को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ मानते हैं। मान लो ये हमारा मीडियम है, ये मीडियम कुछ भी हो सकता है, ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकती है, ये गैस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये पार्टिकल्स ना कुछ फिक्स डिस्टेंस पे एक दूसरे से अरेंज रहते हैं हमेशा। जैसे सॉलिड में इन पार्टिकल्स की एक दूसरे से मीन डिस्टेंस बहुत कम होती है, लिक्विड में थोड़ी सी ज्यादा होती है, और गैसेस के अंदर तो बहुत ज्यादा होती है। इतनी बात याद रहेगी। तो जब साउंड किसी सोर्स से निकलता है तो ये मीडियम के पार्टिकल्स से टकराता है। अब सिंस साउंड एक एनर्जी है, और साउंड स्पेसिफिकली कैसे एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है? चीजों को मूव करवाती है, या फिर किसी मूव होने वाली चीज के अंदर होती है। तो साउंड से आने वाली इस एनर्जी की वजह से ये पार्टिकल अपनी जगह से आगे बढ़ने लगता है। जैसे फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, ये पार्टिकल जाके टकराता है सेकंड पार्टिकल से, टकराने के बाद में ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। बट अब सेकंड पार्टिकल का काम होता है आगे बढ़ना, ये आगे बढ़ता है, ये थर्ड पार्टिकल से टकराता है, थर्ड पार्टिकल से टकरा के वापस पीछे आता है, और थर्ड पार्टिकल इसी लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करता है, और एट द एंड साउंड कहां तक पहुंचता है? ऑब्जर्वर के ईयर तक। तो साउंड ने क्या करा? साउंड ने मीडियम के पार्टिकल्स को वाइब्रेट करवा दिया, हिलवा दिया। वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे मूव करवाना किसी भी चीज को। अब जैसे मैंने एक मास लिया हुआ है और इसको स्ट्रिंग से बांधा है, इस अरेंजमेंट को ना पेंडुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंडुलम। जब आप एक स्ट्रिंग से एक मास को लटका दो, मास को इस केस में बॉब कहते हैं, BOB, बॉब। ठीक है, ये वैसे आपके है नहीं बट बता रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग में रहना चाहिए। अब जब मैं इसको एक पॉइंट तक एक्सटेंड करके रिलीज करूंगा तो ये कैसे मूव कर रहा है? टू एंड फ्रो, आगे पीछे, मतलब ये वाइब्रेट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग एक मेटल की स्केल लें और इसको भी इस तरीके से हम लोग एनर्जी दे के छोड़ दें तो ये भी थोड़ी देर तक इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। तो वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन, और यहीं से ऑसिलेशन भी निकल के आता है। तो ऑसिलेशन भी टू एंड फ्रो मोशन कहलाता है। दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस ऑसिलेशन थोड़ा टेक्निकल वर्ड है और वाइब्रेशन थोड़ा नॉन टेक्निकल वर्ड है। तो अब हम लोग कौन सा वर्ड यूज में लेंगे? ऑसिलेशन। कि जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में टू एंड फ्रो मूव करती है तो वो बॉडी क्या कर रही है? ऑसिलेशन। और मीन पोजीशन क्या होती है? जहां पे वो रेस्ट में रहेगी। जैसे पार्टिकल के सारे मीडियम, जैसे ही मीडियम के सारे पार्टिकल इस पोजीशन पे थे इनिशियली, तो ये सारे पार्टिकल्स की रेस्ट या मीन पोजीशन है। बट ये जब वाइब्रेट करते हैं तो ये इस पोजीशन से आगे पीछे इस तरह से मूव करते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसको सिंपली ऐसे लटका के रखूं तो इसकी मीन पोजीशन क्या होगी? जस्ट मेरे हाथ के नीचे। मैं इसको वाइब्रेट करवाऊंगा तो ये घूम के थोड़ी देर बाद में कहां आ जाएगा? वापस अपनी मीन पोजीशन पे। तो मीडियम भी ऐसे ही करता है, मीडियम के पार्टिकल्स भी इसी तरीके से वाइब्रेट करते हैं, बट एट द एंड वो सारे पार्टिकल्स अपनी ओरिजिनल मीन पोजीशन पे लौट के आते हैं। अब सिंस साउंड ने इस मीडियम के पार्टिकल्स को हिला दिया, वाइब्रेट कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, ये डिस्टर्बेंस ना टेम्परेरी होता है, ये ध्यान रखना, परमानेंट नहीं होता। तो इसलिए साउंड जब किसी मीडियम से जाती है तो उस मीडियम में क्या प्रोड्यूस करवा देती है? वेव, राइट? वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। वेव का रियल मीनिंग है डिस्टर्बेंस, एक ऐसा डिस्टर्बेंस जिसकी वजह से एनर्जी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसमिट हो जाए, उसी डिस्टर्बेंस को हम लोग बोलते हैं वेव।
ऑन द अदर हैंड वेव की डेफिनेशन होती है इट इज द मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विद इन अ मीडियम by means of disturbing the particles of the medium, leaving the net displacement of the particles of the medium zero. मतलब वेव एनर्जी ट्रांसमिशन का एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हम लोग एनर्जी को मीडियम के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाते हैं बाय मींस ऑफ वाइब्रेटिंग द पार्टिकल और डिस्टर्बिंग द पार्टिकल, जिसमें पार्टिकल्स का मीन डिस्टर्बेंस हमेशा जीरो होता है, मतलब पार्टिकल घूम फिर के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ही आते। आसान सी बात है। तो साउंड एक वेव की तरह ट्रैवल करती है। अब साउंड एक वेव की तरह ट्रैवल करती है और वो वेव कैसी हो जाती है? मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड कैसी एनर्जी थी? मैकेनिकल एनर्जी। अब नेक्स्ट हम लोग वेव को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वेव के पार्ट्स को समझने वाले हैं और वेव को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीजें यूज करते हैं, वो सब देखने वाले हैं। बचपन से ना तुम लोग वेव देख रहे हो, ऐसे पानी वाली वेव ना ऐसे आती है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको बनाते भी ऐसे ही है। सच ए कोइंसिडेंस, बनाते भी ऐसे ही है। ठीक है। अब ये जो बनाया जा रहा है ना, ये पोर्शन, कलर चेंज करेंगे, ये पोर्शन, ये रोलर कोस्टर ऊपर गए नीचे आए और वापस इतना, बस हमें इतने से की जरूरत है। जिसको मैंने येलो कर दिया हमारे लिए वही काफी है। पता है क्या है? ये इस बॉब की पोजीशन का ग्राफ है। क्या ये ग्राफ है? आपने एक ऑब्जेक्ट को लिया या इस बॉब को लिया, इसको ऑसिलेट करवाने के लिए छोड़ दिया, ये इसकी मीन पोजीशन है। अब मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में ये आगे पीछे मतलब टू एंड फ्रो मूव कर रहा है दो पॉइंट्स के बीच में। तो इन पोजीशंस को हम लोग यहां रिप्रेजेंट, जब ये इस मीन पोजीशन से दूर जा रहा है कहां की तरफ? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में ये पोजीशंस दिखाना चाह रहे हैं और ये सबसे ज्यादा दूर वाला पॉइंट था, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर ये वापस कहां आएगा? धीरे धीरे अपनी मेन पोजीशन पे। तो देखो धीरे धीरे इसकी डिस्टेंस कम हो रही है। तो ये है डिस्टर्बेंस, कि कितना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, और ये है टाइम। वाई एक्सिस पे हम लोग डिस्टर्बेंस ले रहे हैं कि इसकी मेन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस पे हम टाइम ले रहे हैं। तो देखो दूर गया, वापस आ गया जीरो पे, जीरो मतलब मेन पोजीशन। अब कहां आएगा? इधर। तो जब इधर आएगा तो हम लोग ग्राफ में कहां चले जाएंगे? नीचे की तरफ। समझ गए? तो ग्राफ का मतलब, इस वेव का मतलब ये ग्राफ है, और हम लोग जनरली इसको वैसे ही पढ़ा देते हैं कि देखो ये वेव है, बट ये एक्चुअल में ग्राफ है। और ये ग्राफ क्या बता रहा है? पार्टिकल के ऑसिलेशन की पोजीशंस बता रहा है कि वो कहां एग्जिस्ट कर रहा है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। जब और बड़ी क्लास में आओगे तो ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाया जाएगा, बट अभी के लिए ग्राफ कैसे बन रहा है वो, उसका ऊपर से जो आपने देख लिया वो सफिशिएंट है। आसान सी बात है। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आती है, वो डेफिनेशंस आपको बिल्कुल बाय हार्ट कर लेनी है, क्योंकि आगे का चैप्टर सब उसी पे बेस्ड है। पहली चीज आती है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब आप लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, टू एंड फ्रो मोशन, या फिर इसको रिपीटेटिव बैक एंड फोर्थ मोशन भी बोल सकते हैं। बैक एंड फोर्थ फिर से आगे पीछे आगे पीछे। अब कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेशन कर रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हो रहा है? मैक्सिमम, या पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। और नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसको हम बोलते हैं थ्रफ। पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड, नेगेटिव मतलब बैकवर्ड। तो सपोज करो मैंने बोला, मेरे बोलने से पार्टिकल आगे गया और सिर्फ इस पॉइंट तक जाके वापस आने लगा, अब पीछे भी तो आएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड क्रेस्ट, बैकवर्ड थ्रफ। So the maximum displacement या फिर the highest part of the wave is called crest and the lowest part of the wave is known as trough। और जब आप इस वेव को देखते हो तो ये पीक और ये वैली की तरह भी दिखाई देता है। पीक एंड वैली होते हैं ना, पहाड़ें और गड्ढे। ठीक है। नेक्स्ट होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि जब भी कोई वेव आप ड्रॉ कर रहे हो तो वेव में जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट आप दिखा रहे हो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितनी है विद रेस्पेक्ट टू इट्स मीन पोजीशन, दैट इज नोन एज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब ये एम्पलीट्यूड कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा जाता है, और जो क्रस्ट और थ्रफ है ये दोनों एक्चुअल में एम्पलीट्यूड को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्रस्ट भी है और थ्रफ भी है, यही तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बताया मैंने। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्रस्ट है, बैकवर्ड डायरेक्शन में थ्रफ है। आसान सी बात है, इजी।
अब ये जो ग्राफ है ना, ये इस पार्टिकल के मोशन का ग्राफ है कि पार्टिकल मीन पोजीशन के रेस्पेक्ट में कितना दूर चला गया। पर ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन, मतलब वन क्रस्ट एंड वन थ्रफ को कंप्लीट करना वन ऑसिलेशन कहलाएगा, ये याद रखना। ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन वेव कितना दूर ट्रेवल कर चुकी है उसे हम लोग कहते हैं वेव लेंथ। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव ड्यूरिंग one oscillation is called wavelength and it is represented by this sign. The sign is known as lambda. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? lambda. ठीक है, lambda या lambda. Okay, so the displacement of the wave during one oscillation is known as wavelength of the wave. One oscillation से मतलब यहां पे होता है एक क्रस्ट से एक थ्रफ तक की दूरी, या फिर दो क्रस्ट के बीच की दूरी, या फिर दो थ्रफ के बीच की दूरी, ये सब एक ही है। एक क्रस्ट से एक थ्रफ, या फिर दो क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस, या फिर दो थ्रफ के बीच की डिस्टेंस, ये कहलाती है वन वेवलेंथ। वेवलेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर होती है वैसे ही वेवलेंथ की भी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो अब तक हम लोगों ने क्या देख लिया? ऑसिलेशन क्या होता है? द रिपीटेटिव बैक एंड फोर्थ मोशन इज नोन एज ऑसिलेशन। कंप्लीटिंग वन साइकिल इज नोन एज वन ऑसिलेशन। इतना पार्ट कंप्लीट करना, ये वन ऑसिलेशन है। एक क्रस्ट और एक थ्रफ कंप्लीट करना। क्रस्ट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू मीन पोजीशन, या फिर हाईएस्ट पार्ट ऑफ दिस वेव इज नोन एज क्रस्ट। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द वेव इज नोन एज थ्रफ। वेवलेंथ, द डिस्टेंस फ्रॉम द क्रस्ट टू क्रस्ट और थ्रफ टू थ्रफ, या फिर बिटवीन वन क्रस्ट एंड वन थ्रफ इज नोन एज द वेवलेंथ, या फिर द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव ड्यूरिंग वन ऑसिलेशन। अब हम और काम की चीजों पे आ रहे हैं और डिटेल वाली चीजों पे आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहां तक का गो थ्रू करवाया। नेक्स्ट होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ वेव का मतलब वो टाइम जिसमें कोई भी वेव अपना वन ऑसिलेशन कवर करे, वो कहलाता है उस वेव का टाइम पीरियड। आसान सी बात है। द टाइम इन विच अ वेव कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इज नोन एज इट्स टाइम पीरियड। इसकी ऐसा यूनिट सेकेंड होती है और इसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड एक और क्वांटिटी आती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज कितना फ्रीक्वेंट हो रही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कोई चीज कितनी बार बार हो रही है। जैसे सपोज करो आप स्कूल जाते हो रोज और आप फ्रीक्वेंटली लेट हो रहे हो, तो क्या खाओगे? गालियां खाओगे स्कूल में, व्हाई यू आर फ्रीक्वेंटली लेट। ठीक है, घर में ना हर तीसरे दिन दाल चावल बन रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ दाल चावल इज एवरी थर्ड डे। ठीक है, हम डिनर में ही रोज दाल चावल खा रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई। तो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी चीज के होने के रिपीटेशंस, कितनी बार कोई चीज हो रही है, समझ गए? तो एक सेकंड में ये वेव अपने कितने साइकिल कंप्लीट कर रही है या कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रही है, उसको बोलते हैं हम लोग इस वेव की फ्रीक्वेंसी। सो द नंबर ऑफ ऑसिलेशन डन बाय द वेव इन 1 सेकंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के तीन इंटरेस्टिंग सिंबल्स हैं। पहला तो एफ है, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी इसलिए, दूसरा एन है, तीसरा होता है ये वाला सिंबल, इसको हम बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं? म्यू। एम और यू का मिक्सचर, म्यू। चलो, दैट्स बीइंग सेड, फ्रीक्वेंसी को मैथमेटिकली निकालने के लिए टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर दिया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी होती है 1 टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी के लिए यूनिट बन जाती है 1 सेकेंड। अब ये 1 सेकेंड ना अच्छा नहीं लगता था, तो फिर कहानी में एंट्री हुई आइंस्टाइन की। आइंस्टाइन ने इस 1/सेकेंड को बता दिया कि आज से हम इसको हर्ट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हर्ट्स। क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने साउंड के रिलेटेड बहुत ज्यादा डिस्कवरीज करी थी और इनोवेशंस करी थी, इसलिए उनके नाम पे हर्ट्स रखा गया। इन्हीं की इन्वेंशंस की वजह से हम लोग टेलीफोन पे बात कर पाए, ये जो साइंटिस्ट थे, इसलिए इनके नाम पे इसकी यूनिट क्या रख दी गई? हर्ट्स। So time period is a time taken by the wave to complete one cycle, and frequency is the number of oscillation completed by a wave in 1 second. Frequency is inverse of time or reciprocal of time. The SI unit of frequency is hertz. आसान सी बात है। अब जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। अब एक रिलेशन है फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का, और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन हमें वेलोसिटी ऑफ वेव भी देता है। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट यहां पे हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट नहीं है वेव की,
यहाँ पे हमारे पास में वेव की वेवलेंथ है कि वन ऑसिलेशन में वेव कितना दूर ट्रेवल कर सकती है। तो वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड क्या बन जाती है, वेलोसिटी ऑफ वेव। देखो लेंथ के बेसिस पे हमारे यहाँ पे क्या था, हमारे पास क्या था, वेवलेंथ, और टाइम के लिए हमारे पास में क्या था, सिर्फ टाइम पीरियड। तो वेलोसिटी ऑफ वेव क्या बनती है, द रेशियो ऑफ द वेवलेंथ एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। अब आप बोलोगे सर इजी सा तो फॉर्मूला है, बिल्कुल इजी है, बट यहां पे ना हम एंट्री करवा रहे हैं फ्रीक्वेंसी की। बताओ 1/t क्या था, फ्रीक्वेंसी। तो क्यों ना मैं इसके अंदर v इज इक्वल्स टू लैम्डा, बचा क्या 1/t, इस 1/t की जगह क्या लिख दूं मैं, f। तो v इज इक्वल्स टू क्या बन जाता है, लैम्डा f। लैम्डा इज वेवलेंथ एंड f इज फ्रीक्वेंसी, एंड दिस रिलेशन gives you a lot of information about sound. This relation tells you a very important thing. That important thing is कि अगर मैं इसको रीअरेंज करूं थोड़ा सा फॉर्मूले को, तो f इज इक्वल्स टू बनता है v अपॉन लैम्डा। बना, क्या करा मैंने, लैम्डा को v के नीचे भेज दिया। अगर मैं बोल दूं थोड़ी देर के लिए कि यार v ना कांस्टेंट है, मतलब साउंड की स्पीड कांस्टेंट है, तो इसको हटा सकता हूं मैं फॉर्मूला में से, और फॉर्मूला कुछ ऐसे लिख सकता हूं। तो ये हमें इस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी। क्या याद रखना है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम वेवलेंथ होगी। तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है साउंड उतना कम दूर जाता है, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है साउंड उतना ही कम डिस्टेंस कवर करता है। ये आपको सिर्फ अभी समझना है, सुनना है। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ना, इस लाइन का मतलब आपको समझ में आने लगेगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला, दैट हायर द फ्रीक्वेंसी, देखो इनवर्स रिलेशन है, मैं अगर इसको ज्यादा करूंगा तो ये कम हो जाएगा, और अगर मैं लैम्डा को ज्यादा करूंगा तो एफ कम हो जाएगा। तो हायर द फ्रीक्वेंसी मींस लोअर दी वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा। तो ये कंक्लूजन निकल जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो दिस इज अ स्मॉल कंक्लूजन, फिलहाल दिमाग में रखना है, न्यूमेरिकल के टाइम पे थोड़ा और काम में आएगा। फॉर्मूला क्या बनाया हमने, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज v is equals to lambda f. The velocity of sound is the product of its wavelength and frequency. वेवलेंथ की SI यूनिट होती है मीटर, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट होती है हर्ट्ज। वेवलेंथ की SI यूनिट मीटर, फ्रीक्वेंसी की SI यूनिट हर्ट्ज। हर्ट्ज का मतलब क्या था, 1/सेकेंड। तो वेलोसिटी की तो यूनिट हमेशा मीटर पर सेकेंड ही निकलेगी ना, कुछ भी हो जाए। समझ गए? तो अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बस फॉर्मुलास को याद करने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 hertz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड। देखो हमें वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव निकालनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 220 हर्ट्ज एंड इसकी स्पीड है, अब देखो वेलोसिटी की जगह ये क्या ले रहा है, स्पीड ले रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी बोलो साउंड के लिए, स्पीड बोलो, बात एक ही है, 440 मीटर पर सेकेंड। अच्छा क्या फॉर्मूला बना के दिया था मैंने अभी अभी, v इज इक्वल्स टू लैम्डा f। तो लैम्डा क्या बन जाएगा, v अपॉन f। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 440 अपॉन 220, कैंसिल करा कितना आ जाएगा 2। तो लैम्डा दैट इज वेवलेंथ इज 2 मीटर। आसान सी बात है, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, छोटा सा। A sound wave has a frequency of 2 kilohertz and the wavelength is 35 centimeter. How long will it take to travel 1.5 kilometer? देखो लेवल अप हो गया, किसी भी चीज को एक डिस्टेंस कवर करनी है और आपसे उसका टाइम पूछा गया कि सपोज करो आपको 1.5 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट अपनी स्पीड तो पता होनी चाहिए। तो यहां पे क्वेश्चन तो ये पूछा है कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 1.5 किलोमीटर, बट उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, स्पीड ऑफ साउंड की। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ साउंड, दोनों एक ही चीज है। तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, लैम्डा f। फॉर्मूला याद रहेगा, अब तो इतनी बार आ गया। सो यहां पे इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा कितना दे रखा है, वेवलेंथ दैट इज 35 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज
हमेशा हर क्वांटिटी को स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करा जाता है। सो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दिया हमने? 100 से। तो हमारी वेवलेंथ परफेक्ट मीटर में आ गई है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज, किलो का मतलब होता है 1000, तो फ्रीक्वेंसी इज 2000 हर्ट्ज, ये भी सही है। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ साउंड, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। v इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू पुट करी 35/100 इंटू 2000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 35 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 700 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड। बहुत ज्यादा आ रही है बट यही है, ज्यादा आ रही है बट यही है। क्वेश्चन के हिसाब से मतलब इतनी ही आ रही है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जो डेटा गिवन था उसके हिसाब से इतनी आ रही है। अब आपको किसी भी चीज की स्पीड या वेलोसिटी पता है, स्पीड या आपको वेलोसिटी पता है किसी भी चीज की, आपको डिस्टेंस पता है, तो आप टाइम नहीं निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? 1.5 किलोमीटर। अब किलोमीटर को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 1500 मीटर, और स्पीड हमने ऑलरेडी स्पीड 700 मीटर पर सेकेंड निकाल ली। 700, 0 से 0 कैंसिल, तो 15/7 कितना हो जाएगा? 2.14 सेकेंड्स। तो 2.14 सेकेंड में ये पर्टिकुलर साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 किलोहर्ट्ज है एंड जिसकी वेवलेंथ 35 सेंटीमीटर है, ये 1.5 किलोमीटर दूर चली जाएगी। आसान सी बात है, इजी।